एक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रही है दुबई के अंदर 12 से 14 फरवरी में। वहां पे नरेंद्र मोदी एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर जा रहे हैं। हम गुज़िश्ता 20 सालों में तबाही की तरफ जा रहे हैं और वो बुलंदियों को छू रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि दुनिया भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तो सुनना चाहती है, जो प्रोग्रेस की दुनिया और उसको जिस सुनने तरह के लिए से लाइनों में इंडिया जो लगती है वो है एक स्ट्रॉन्ग और नेशन के इंतजार तौर पे करती सामने है। आया है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कभी इकोनॉमी की वजह से और बाकी चीजों की वजह से जो है सुपर पावर की रेस में भी शामिल हो। President Emmanuel Macron shared a video as a tribute to his visit to India as the Republic Day chief guest. He said he was honored to take part in such a unique and important event. मैं इस पे खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ कि मैं भी उसी खित्ते का रहने वाला हूँ और मुझे खुशी है कि इस वक्त that sun is rising from the east। लेकिन पाकिस्तानी वजीर आजम को कोई नहीं सुनता। दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं। क्या यूएस में इजराइल को इंडियंस रिप्लेस कर रहे हैं? उन्होंने ये साबित कर दिया है, भारत ने कोई उनको एवे नहीं वेलकम कर रहा। दे हैव कम अप एज ए मैच्योर प्लेयर के तौर पे सामने आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन आएगा, टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आएगा, और वो कौन लेके आ रहे हैं? अमेरिका के अंदर भारतीय लेके आ रहे हैं। इंतहाई मैच्योर प्लेयर है, तो फिर वो वैसे प्यारा लगता है उसको। मैं भारत जा रहा हूं, मुझे भारत प्यारा लगता है। मैं आप पर बल दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत की जमकर प्रशंसा की है। उन्होंने भारत का वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे आगे रहने वाला देश बताया है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि भारत जो कि लोकतांत्रिक ताकत, आर्थिक क्षेत्र में दुनिया में होने वाले बदलावों को लेकर अग्रणी पंक्ति में रहने वाला है। एक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रही है दुबई के अंदर 12 से 14 फरवरी में। वहां पे नरेंद्र मोदी एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर जा रहे हैं। आज पाकिस्तान के वजीर आजम कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन ना तो मुस्लिम दुनिया से हमें कोई रिस्पॉन्स आया, ना आलम इस्लाम से, ना किसी और ने पाकिस्तान को पूछा। सो हमारे जो मसले हैं वो सिर्फ हमारे रह गए हैं और दूसरों के जो मसले हैं वो हमारे हैं। ये एक तासुर है पाकिस्तान के अंदर। जैसे इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने कहा था, उन्होंने कहा था कि यूरोप हैज़ टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट दैट द यूरोप्स प्रॉब्लम आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, कि यानी कि जो यूरोप के मसले हैं वो दुनिया के मसले हैं, एंड द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम और वेस्ट प्रॉब्लम। सो जो थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग वर्ल्ड या ग्लोबल साउथ के जो मसले हैं वो उनके नहीं हैं, लेकिन जो वेस्ट के मसले हैं वो दुनिया के मसले हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की थी और वाकई ये एक स्टेट्समैन वाली बात थी, एक लीडरशिप वाली बात थी। नरेंद्र मोदी इस वर्ल्ड जो गवर्नमेंट समिट है एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर जा रहे हैं। कहा जाता है जी बड़ी प्रेस्टिजियस समिट है, 2018 से ये चल रही है और इसमें पॉलिसी मेकर्स, एक्सपर्ट्स और सारे आ रहे हैं। आपको याद है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को COP28 के लिए इनवाइट किया था तो तब भी उनको एक सिग्निफिकेंट टॉक के लिए चुना गया और उन्होंने उस फोरम से बात की, जो कि बहुत सारी दुनिया के और लीडर्स भी आए हुए थे, लेकिन किसी और को मौका नहीं मिला। और आपको पता है कि अभी पिछले महीने ही तो गुजरात जो हुई थी, समिट हुई थी, ठीक है जनाब, उसमें मोहम्मद बिन ज़ायद आए थे, उससे पीछे नरेंद्र मोदी दुबई गए थे। सो हर महीने आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट से मुलाकात होती है। सो एक तो इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए कि क्यों दुनिया हमारी बात अब नहीं करती, क्यों दुनिया कश्मीर की बात नहीं सुनाती। सो ये एक चीज़ है और उन्होंने ये साबित कर दिया है भारत ने कि भाई कोई उनको भीख नहीं दे रहा, कोई उनको एवे नहीं वेलकम कर रहा। दे हैव कम अप एज ए मैच्योर प्लेयर के तौर पे सामने आया, इंतहाई मैच्योर प्लेयर है। और वो प्लेयर क्या कर रहे हैं? वो जनाब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है ही है, लेकिन हर रोज आप उनकी इकोनॉमी को देखें। मैं इस पे खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ कि मैं भी उसी खित्ते का रहने वाला हूँ और मुझे खुशी है कि इस वक्त that sun is rising from the east। उसके बाद चाइना और भारत की जो तरक्की है वो नहीं रुक सकती। और मैं यहाँ पे ये भी अर्ज करना चाहूंगा, मैंने यहाँ पे जब MBA किया तो MBA में पढ़ता था, वो कहते हैं लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट पढ़ाया जाता है कि जब भी एक प्रोडक्ट बनती है उसकी एक एज होती है, उसने वो अपना साइकिल कंप्लीट करना होता है। हिस्टोरिकली इट हैज बीन प्रूवन इन द पास्ट कि जो भी सुपर पावर्स होती हैं वो तकरीबन जीरो से अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करने में उनको 250 साल लगते हैं। ये थोड़े से साल इनके ज्यादा हो गए हैं क्योंकि यूरोपियन डिसेंट के हैं। ये यूरोप व्हाइट रेस का जो है वो
जो उनका वो झंडा है बड़े अरसे से चढ़ा रहा है। यूरोप पहले यूके उनकी अपनी मोनोपोली थी चीजों में, और उसमें मैं बता देता हूँ उनका भी क्या वजह क्या थी जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करते रहे हैं। आपने वाइकिंग को देखा होगा, आपने यूके को भी मैं बताता हूँ, छोटे छोटे आइलैंड हैं, उनकी जरूरत थी, सर्वाइवल थी कि वो नई लैंड को जब तक ना ढूंढें, उसको कल्टीवेट ना करें, उसको पोजेस ना करें, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब वो निकलते थे बाहर किश्तियों पे अपने, तो दो चार चीजें उनके डीएनए में आ जाती थी। एक तो वो अच्छे सेलर बन जाते थे, दूसरे अच्छे ट्रेडर बन जाते थे, जब जबानें सीखते थे, लोगों के साथ ट्रीट करते थे, डिप्लोमेसी सीख जाते थे। जिस तरह उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि भारत को कॉलोनी बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, नॉट गवर्नमेंट, एंटरप्राइज, ट्रेड के लिए गए थे, तो उनको दे बिकेम गुड डिप्लोमेट्स एंड ट्रेड्समैन। तो उस वजह से उनका सर्वाइवल था, वो चीजें थी। हमारा भी इस वक्त मैं जो भारत की तरक्की देख रहा हूं, उसके पीछे मुझे चाणक्य, उसके पीछे मुझे टैक्सला यूनिवर्सिटी, उसके पीछे मुझे मोहनजोदाड़ो, उसके पीछे मुझे इंडस सिविलाइजेशन नजर आ रही है कि इंडस सिविलाइजेशन कितनी कदीम थी। लेकिन अफसोस के साथ कि हमने उसको आगे ले जाने में काफी देर लगाई, लेकिन चले पहुंच तो रहे हैं। लेकिन हमारी देर में सबसे ज्यादा जो ज्यादतियां हमारे साथ होती हैं वो फॉरेन इन्वेडर करते रहे हैं आके। उन्होंने वो एक प्रोसेस चलने नहीं दिया जो एक साइंटिफिक था। इस पे आखिरी मैं ये बताना चाहूंगा कि जब वहां पे चाणक्य या आर्यन आए थे टैक्सला यूनिवर्सिटी में उस सिविलाइजेशन के पास, तो उनके पास वेद की किताबें मौजूद थी। 150 AD की बात कर, so it was a very civilized nation। लेकिन एक इंटरप्शन उसमें होती रही है, एक रुकावट आई, एक गैप आया उसमें। लेकिन आफरीन है, आज मैं समझता हूँ कि जो लोग